जरा सोचिए, 1000 साल मतलब 10 सदियों में लिखा गया साहित्य। न जाने कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने ही बड़े बड़े विचार इसमें छिपे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि साहित्य के इस विशाल सागर को आखिर समझे तो समझे कैसे? क्या इसे व्यवस्थित करने का, इसे ठीक से जानने का कोई तरीका है? और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिसने पीढ़ियों तक बड़े बड़े विद्वानों को उलझाए रखा। देखिए, इतने लंबे और इतने अलग अलग तरह के इतिहास को किसी एक फ्रेम में फिट कर देना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसा ढांचा है जो हमें रास्ता दिखाता है, और आज हम मिलकर उसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो इस मुश्किल काम को अंजाम किसने दिया? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। उन्होंने ही हिंदी साहित्य के विशाल इतिहास को समझने के लिए सबसे वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा माना जाने वाला वर्गीकरण दिया, और ये आज भी हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करता है। तो शुक्ल जी का फॉर्मूला क्या था? उनका मानना था कि साहित्य कोई आसमान से नहीं टपकता, बल्कि उस जमाने के समाज की सोच, उसकी मानसिकता का एक आईना होता है। मतलब जैसी जनता की सोच होगी, जैसा वो महसूस करेगी, वैसा ही तो साहित्य लिखा जाएगा। और इसी शानदार विचार को आधार बनाकर उन्होंने इतिहास को 4 बड़े हिस्सों में बांटा। ये रहा वो पूरा नक्शा जिसके सहारे हम हिंदी साहित्य के 1000 साल का सफर तय करेंगे। हम शुरुआत करेंगे वीर गाथा काल से, फिर भक्ति काल के स्वर्ण युग से गुजरेंगे, रीति काल की कलात्मक गलियों से निकलकर आज के आधुनिक काल तक पहुंचेंगे। तो चलिए ये रोमांचक सफर शुरू करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है वीर गाथा काल। इसे कुछ विद्वान आदिकाल मतलब शुरुआती दौर भी कहते हैं। ये वो समय था जब देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और लड़ाइयां बहुत आम थीं। तो जाहिर है पूरे माहौल में वीरता की गूंज थी, और वही गूंज हमें उस दौर के साहित्य में भी साफ साफ सुनाई देती है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि शुक्ल जी ने इस दौर की 12 खास किताबें चुनी, और उन्होंने देखा कि भाई इनमें से ज्यादातर तो राजाओं की बहादुरी के किस्से हैं, वीर गाथाएं हैं। कवि अपने राजाओं की तारीफ में, उनकी वीरता के बखान में कविताएं लिखते थे। पृथ्वीराज रासो जैसी मशहूर रचना इसी दौर की सबसे बड़ी पहचान है, और इसीलिए शुक्ल जी ने इसे नाम दिया वीर गाथा काल। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे कुछ बड़े विद्वानों का मानना था कि सिर्फ वीरता की कविताएं ही सब कुछ नहीं थीं। उस दौर में और भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था। इसलिए उन्हें लगा कि वीर गाथा काल नाम थोड़ा संकीर्ण है, और उन्होंने आदिकाल नाम को बेहतर बताया। और ये बहस आज भी साहित्य की दुनिया में जिंदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाज और साहित्य में कितना बड़ा बदलाव आया। लड़ाई और वीरता के बाद एक ऐसा दौर आया जब लोगों का ध्यान तलवारों से हटकर ईश्वर की तरफ मुड़ गया। ये था भक्ति काल, जिसे यूं ही नहीं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि समाज की सोच बदल रही थी। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लोगों को भक्ति में एक शांति और सहारा मिल रहा था, और ये भावना इतनी मजबूत थी कि इसने साहित्य का पूरा मिजाज ही बदल डाला, और हर तरफ भक्ति रस की धारा बहने लगी। और देखिए भक्ति की ये धारा कितनी विविध और गहरी थी। एक तरफ कबीर जैसे कवि थे जो मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है। तो वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास, सूरदास और मीरा जैसे कवि थे जिनके लिए ईश्वर राम और कृष्ण के रूप में साकार थे। ज्ञान, प्रेम, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, भक्ति के इन सभी शानदार रंगों ने मिलकर इस युग को महान बना दिया। भक्ति की इस शक्तिशाली लहर के बाद साहित्य का केंद्र एक बार फिर बदला। अब ये मंदिरों से निकलकर राजाओं के दरबार में पहुंच गया। ये दौर था रीतिकाल का। यहाँ कविता का मकसद कलात्मकता, सुंदरता और अपने आश्रयदाता राजा को खुश करना बन गया था। अच्छा, इस युग को रीतिकाल कहते क्यों हैं? क्योंकि इस दौर के कवियों ने कविता लिखने के नियमों पर यानी रीति पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। आप यूं समझिए कि कविता कैसे लिखनी है, उसके कायदे कानून की किताबें लिखी जा रही थीं। अलंकार, छंद, रस, इन सब पर जोर था। ज्यादातर कवि किसी न किसी राजा के दरबार में थे, और उनकी कविता का मुख्य विषय श्रृंगार और प्रेम हुआ करता था। और यहां भी नाम को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बहस हुई। आचार्य शुक्ल ने कविता बनाने की तकनीक यानी रीति को अहमियत दी और इसे रीतिकाल कहा। तो वही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि इस दौर की आत्मा तो श्रृंगार है, प्रेम है, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहना ज्यादा सही होगा। मतलब एक ने इस पर जोर दिया कि कैसे लिखा गया और दूसरे ने इस पर कि क्या लिखा गया।
लेकिन इस श्रृंगार और कलाकारी के दौर में एक कवि ऐसा भी था जिसकी आवाज सबसे अलग थी। वो थे कवि भूषण। जब बाकी सब प्रेम और सौंदर्य की बातें कर रहे थे, भूषण ने अपनी कलम से शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीरों की गाथाएं लिखकर वीर रस की धारा को जिंदा रखा। वो इस दौर के एक शानदार अपवाद थे। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, यानी आधुनिक काल में। यहाँ एक ऐसी क्रांति हुई जिसने साहित्य का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और शुक्ल जी के शब्दों में कहें तो ये थी गद्य की क्रांति। सोचिए, हजारों साल से साहित्य का मतलब था कविता, पद्य। लेकिन अब पहली बार बड़े पैमाने पर खड़ी बोली हिंदी में गद्य यानी प्रोस लिखा जाने लगा। प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, अखबार और पत्रिकाएं छपने लगी थी। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक जैसी बिल्कुल नई विधाएं पैदा हुईं। अब साहित्य सिर्फ दरबारों और मंदिरों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो आम आदमी तक पहुंच रहा था। आधुनिक काल खुद किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है, जिसमें एक के बाद एक कई स्टेशन आए। भारतेंदु युग में इसने चलना सीखा, द्विवेदी युग में इसकी भाषा और व्याकरण में सुधार हुआ, और छायावाद में ये अपनी जवानी के शिखर पर पहुंचा। और उसके बाद भी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसे आंदोलनों ने इसे हमेशा नई ऊर्जा और नई दिशा दी। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या है? शुक्ल जी का ये वर्गीकरण सिर्फ कुछ तारीखें और नाम नहीं है। ये असल में इस बात का नक्शा है कि पिछले 1000 साल में हमारे समाज की सोच कैसे बदली है। वीरता से भक्ति तक, भक्ति से दरबारी श्रृंगार तक, और फिर आम आदमी की समस्याओं तक। ये साहित्य हमारी बदलती हुई चेतना की कहानी कहता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, जहां इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हजारों तरह की चीजें लिखी और पढ़ी जा रही हैं, जब 100-200 साल बाद इतिहासकार हमारे समय को देखेंगे तो वो इस साहित्यिक युग को क्या नाम देंगे? सोचिएगा जरूर।